इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। एक हेमिस्फीयर दे रखा है ऑफ रेडियस r, इसके यहां सेंटर में चार्ज q रख दिया, और ये जो कर्व सरफेस है हेमिस्फीयर का, इस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? पॉइंट चार्ज की वजह से ऐसे होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर ये dA एरिया है, दिस एरिया इज dA, तो ये dA वेक्टर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। इसी तरह यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये dA वेक्टर इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, ये dA वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और dA वेक्टर जो है उसके बीच में एंगल कितना है? 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E dA। इसको क्या फाई नेट आ गया है थ्रू कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो फाई नेट सी, इसको कैसे लिख सकते थे? फाई 1 प्लस फाई 2, इस तरह करके, और ये कितना होता है? सिग्मा फाई। तो सिग्मा फाई क्या होता है? ये तो फाई नेट थ्रू क्लोज सरफेस इज E डॉट dA। अब डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ E मॉड ऑफ dA कॉस 0। E और dA के बीच में एंगल कितना है? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होगा? KQ बाय R स्क्वायर, KQ बाय R स्क्वायर कॉस 0 1। dA कितना हो गया? एरिया इंटीग्रेशन ऑफ dA, मतलब ये क्या आ गया? E और cos 0 1 हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dA। तो dA कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस हॉलो हेमिस्फीयर 2 पाई R स्क्वायर। तो K को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 2 2 4, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। अच्छा, अगर ये पूरा स्फीयर होता तो हेमिस्फीयर की वजह, तो क्या हो जाता? फाई नेट। फाई नेट ये तो था हॉलो हेमिस्फीयर में, और फाई नेट थ्रू कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर, तब कितना हो जाएगा? E डॉट डी ऐसे ही करते तो E तो क्या होता? KQ बाय R स्क्वायर ही होता, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एरिया क्या हो जाता? एंगल भी 0 डिग्री आता E और dA के बीच में, और एरिया हो जाता 4 पाई R स्क्वायर। तो कितना हो गया? 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखें तो हाफ है, सिमेट्री की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास करनी है, तो जितनी ऊपर वाले हेमिस्फीयर से पास की उतनी सिमेट्री की वजह से हम कह सकते हैं नीचे वाले की तरफ करेगी। तो टोटल पूछ ले तो Q बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, और अगर हाफ का पूछा तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी? हाफ है। एक हेमिस्फीयर में देखेंगे तो पूरे स्फीयर में अगर 6 लाइन पास की तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो सिमेट्री की वजह से हाफ हो गया। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर अब मान लो एक चीज और देखते हैं, ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मान लो पॉजिटिव चार्ज है रखा लैम्डा कूलम पर मीटर। तो अगर अब जैसे ये है इनफाइनाइट है, यहां पर r डिस्टेंस पे अगर पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे होगी? ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स। इसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे यहां पूछे तो ऐसे ऐसे। कहने का मतलब यहां पर इस पॉइंट पे पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। इसी पॉइंट से यहां पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, तो ये कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कांस्टेंट बोल सकते हैं ड्यू टू दिस इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इस पॉइंट पे देखें तो डायरेक्शन अलग है, जैसे इस पॉइंट पे देखें तो डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पे देखें तो ये, इस पॉइंट पे देखें तो ये। मैग्नीट्यूड सेम है। अगर r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो मैग्नीट्यूड इज सेम,
बट डायरेक्शन इज चेंज। तो ये केस डिफरेंट है अगर हम इन्फिनिटली लॉन्ग शीट ले लें, यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग शीट लेंगे तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, और फिर अगर इस पॉइंट पे लेंगे तो भी इधर आएगी। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इन्फिनिटली लॉन्ग शीट अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन वो चीज यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, यहां डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आर दूरी पे सेम है। तो आर दूरी पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किस केस में है, इन्फिनिटली चार्ज प्लेन शीट में, नॉट इन इन्फिनिटली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर में। अच्छा, अब अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पूछें इस इन्फिनिट लॉन्ग चार्ज की वजह से, एक सिलेंडर ले लिया, हॉलो सिलेंडर, इसका रेडियस कितना ले लिया आर, और इसके सेंटर से ये इन्फिनिटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। अब पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ इसमें, तो पहले इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं हॉलो सिलेंडर को। 2 तो बेस हो गए, 1, 2, और तीसरा क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो अगर कर्व्ड सरफेस एरिया आर दूरी पे है क्योंकि रेडियस आर है, तो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसे होगी, इसकी वजह से इस पॉइंट पे भी ऐसे, और ये जो डीए वेक्टर है ये भी इसी डायरेक्शन में है, डीए वेक्टर। ये डीए वेक्टर कहां है, इसी डायरेक्शन में। इसी तरह यहां पर ऐसे है, तो एंगल बिटवीन ई एंड डीए वेक्टर इज 0। कोई भी पॉइंट ले लो कर्व्ड सरफेस पे, तो फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए, होता तो यही है। तो ई डी ए की इंटीग्रेशन cos 0 1 हो गया, तो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ई कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, इनटू में 2 पाई आर एल है। तो क्या कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई गया, आर से आर गया, ये आ गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर कर्व्ड सरफेस की वजह से आ गया। अच्छा, अब इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इन बेस में, अगर बेस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं तो क्या है, डीए वेक्टर तो इधर है और कांस्टेंट है पूरे किसी भी पॉइंट के लिए डीए, क्योंकि प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस के लिए डीए क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी, कोई भी पॉइंट लोगे बेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, डीए वेक्टर इधर है, डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू बेस इज ई डॉट डी ए, एंड एंगल बिटवीन ई एंड डी ए इज 90 डिग्री। तो मॉड ऑफ ई, इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ ई डी ए कॉस 90, तो कितना हो गया, 0। तो बेस से क्या हुआ, 0। तो फ्लक्स नेट थ्रू कर्व्ड सरफेस कितना आ जाएगा, तो नेट थ्रू हॉलो सिलेंडर कितना हो जाएगा, फाई ऑफ बेस का ट्वाइस प्लस फाई थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये तो 0 हो गया क्योंकि फाई भी क्या है, 0, और फाई सी कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया हमने हॉलो सिलेंडर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिट वायर। और देखो, अब जो ये हेमिस्फीयर था यहां पर हमने चार्ज रखा था, चार्ज ना रख के अब क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया ऐसे, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इक्वली स्पेस्ड होंगी और पैरेलल से रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, कांस्टेंट है। अब पूछा है कि अब बताओ क्या होगा इस हेमिस्फीयर में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व्ड सरफेस से कितना पास होगा। तो कैसे करेंगे,
अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक ही डायरेक्शन है, और यहां पर अगर डीए देखेंगे तो ऐसे है, यहां डीए देखेंगे तो ऐसे है, यहां डीए देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे, और डीए भी इधर। तो दिस थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीए वेक्टर इज चेंजिंग। यहां कुछ है, यहां कम होता जा रहा है और यहां पे जीरो हो गया, फिर बढ़ता जा रहा है, ये डीए वेक्टर ऐसे, तो थीटा चेंज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल रहे हैं अगर थ्रू कर्व सरफेस, तो ई डॉट डीए करना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ई को तो ई मॉड ऑफ ई और डी ए, एक तरह से डीए को क्या लिख लेंगे, मॉड ऑफ डीए को डीए लिख दिया, और कॉस थीटा, मॉड ऑफ ई कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो बाहर आ गया, या फिर इसको या तो मोड करके ई लिखो साइन देके, या ई लिख लो। अब ये क्या है, डीए कॉस थीटा। अब थीटा वेरिएबल है और डीए को थीटा की टर्म्स में लिखना आसान नहीं है, तो ये इंटीग्रेशन फाइंड करना ये टफ हो गया। तो कैसे करेंगे इसको, तो हमने आइडिया सोचा कि इनफाइनाइटेसिमल एल, क्योंकि ये वेरिएबल है ना, तो बाय इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा। यहां से एक रिंग कंसिडर किया डी आर इतनी थिकनेस का, ये मान लो यहां पर डी थीटा सबटेंड कर रहा है एंगल, ये जो थिकनेस है वायर की, ये सॉरी रिंग की, ये डी थीटा सबटेंड कर रही है एंगल, और ये रिंग जो लिया हमने मान लो थीटा डिग्री पे लिया, वर्टिकल से थीटा पे कंसिडर कर रहे हैं। अब ये रिंग ऐसे है, अच्छा, और ये रेडियस ये वाला हुआ, तो रेडियस कितना हो गया इसका, ये आर है, तो आर साइन थीटा इज रेडियस। अच्छा, अब इसकी वजह से अब फाइव कैसे निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव, क्योंकि ये पूरा हेमिस्फीयर इन रिंग से बनकर बना है, मिलकर बना है, तो डी फाइव कितना हो गया, ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ई तो बाहर आ गया, ई क्या है, बाहर आ गया, ऐसे लिख लो ई को, और डीए, अब ये जो डीए है, ये डीए है रिंग का। अब इस पर किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और डीए कैसे है, ऐसे, यहां देखोगे तो भी इस पूरे रिंग के लिए ई और डीए के बीच में एंगल थीटा ही है, कांस्टेंट एंगल है। यहां भी देखोगे तो ये कैसे है, ये तो हो गया डीए और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब देखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा हो गया, तो कैसे हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा। अब थीटा कांस्टेंट है यहां पर क्या है, थीटा कांस्टेंट है, और डीए को क्या लिख सकते हैं, डीए को लिख सकते हैं, डीए क्या है, एरिया ऑफ दिस इनफाइनेटेसिमल रिंग, तो 2 पाई आर इंटू दिस ब्रेड्थ इज आर डी थीटा। ये ब्रेड्थ कितनी है, आर डी थीटा, और आर कितना है, रेडियस इज आर साइन थीटा, तो 2 पाई आर, डीए कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू आर है आर साइन थीटा, 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये आ गया, और ये कॉस थीटा था इधर, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, और थीटा कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से पाई बाय 2, तो पूरा हेमिस्फीयर कवर हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, तो ये कितना आ गया, ई, ये तो रहा ही, और 2 ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया 0 से पाई बाय 2, और ये हो गया साइन 2 थीटा डी थीटा, कितना हो जाएगा, ई पाई आर स्क्वायर साइन 2 थीटा का हो गया 1/2 माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा, लिमिट्स 0 से पाई बाय 2, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, कॉस पाई इज -1 एंड कॉस 0 इज 1, तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ई
पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2, तो ई पाई आर स्क्वायर आ गया प्लस ई पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया? कर्व सरफेस ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज ई पाई आर स्क्वायर। अब इसी में अगर बेस से पूछते, ये जो बेस है इसको क्लोज सरफेस एरिया मान लेते हैं। जो बेस है वो क्लोज है, वहां भी एरिया होता, प्लेन सर्कुलर एरिया हो जाता है, सर्कल में प्लेन हो जाता। तो इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और एरिया वेक्टर क्या होता है? आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू दिस बेस, कर्व सरफेस की बेस से, इज ई डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा? डी ए, एरिया इज पाई आर स्क्वायर और एंगल कॉस 180, तो ये आ गया ई पाई आर स्क्वायर माइनस ई पाई आर स्क्वायर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस बेस इज माइनस ई पाई आर स्क्वायर। दिस इज इजी टू कैलकुलेट इफ यू कंपेयर फ्रॉम दिस कर्व सरफेस एरिया, उससे इजी है बेस से निकालना। तो बेस में तो माइनस ई पाई आर स्क्वायर। अब अगर ऐड करें इनको तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू बेस प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज इक्वल टू 0। ये माइनस में है और वो प्लस में है, सेम है, सेम आ रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो 0 आ गया। इससे क्या पता चला कि क्लोज सरफेस में अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है थ्रू क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस है उसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाती है? 0। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। अब जितनी पास की इस बेस से उतनी ही एग्जिट कर रही। नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस एग्जिटिंग। तो इसलिए कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर नहीं रही, जो भी एंटर हुई वही बाहर हो गई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो फाई बी फाई सी इज 0। अब क्योंकि कर्व वाले से टफ पड़ता है निकालना और इससे इजी, तो कर्व से पूछेंगे तो क्या करेंगे? टोटल हमें पता है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर की उतनी बाहर निकली, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल नेक्स्ट तो हम जानते हैं 0 है। तो सीधा क्या करें? बेस का तो इजी आसान, ई इंटू एरिया करना है बस। तो और इसको 0 पुट किया, फाई सी कितना आ गया? माइनस ऑफ फाई बी डेट इज इक्वल टू ई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली निकालना ज्यादा इजी रहता है। इससे एक और चीज क्या समझे कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास कर रही है थ्रू अ क्लोज सरफेस, तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है? 0। अच्छा, और देखो अब मान लो ये एक प्लेन सरफेस एरिया है ऐसे, और इलेक्ट्रिक ये थीटा पे इंक्लाइन था, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट दे रखी है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फ्लक्स बताना है थ्रू दिस एरिया। कैसे करेंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए हो जाता है व्हेन ई एंड ए बोथ आर कांस्टेंट। क्योंकि प्लेन सरफेस है तो एरिया वेक्टर क्या है? कांस्टेंट ले सकते हैं इस एरिया ऑफ दिस प्लेन सरफेस। तो दोनों कांस्टेंट है, तो क्या आ गया? फाई ई डॉट ए। अब ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर कैसे होगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे की बजाय इसको ऐसे ले लो, इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ये ई है, एरिया वेक्टर कैसे हुआ? ये एरिया वेक्टर हुआ, ये एंगल थीटा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो कितना हो गया? ई ए, ये थीटा है ना, तो ये हुआ, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो ये कैसे ये हो गया, ये अगर ये 90 है, ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये क्या है? ये थीटा, ये कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, और ये ऑल्टरनेट एंगल, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा। तो ई ए कॉस
डॉट प्रोडक्ट को कैसे लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया ई ए साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, ई इंटू एरिया प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड एरिया कौन सा हो जाएगा, ये जो प्लेन एरिया था ए, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस एरिया का प्रोजेक्शन, इसको शेडो एरिया भी बोलते हैं, वो ये हो जाता है, दिस इज ए प्रोजेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई इंटू एरिया प्रोजेक्शन। तो ये ए था, ए साइन थीटा, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन इज ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब इसी तरह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, यहां पर एक एरिया होता, ये प्लेन एरिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे होती, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही होती, तो अगर ये थीटा होता, ये थीटा होता, तो ये वाला एरिया हो जाता ई इंटू ए प्रोजेक्टेड होता। फ्लक्स थ्रू दिस पूछे अगर इस एरिया में, तो क्या लिखेंगे, ई इंटू ए प्रोजेक्टेड। ए प्रोजेक्टेड कौन सा है, ये वाला एरिया, फिर से क्या हो गया, ई ए साइन थीटा, ये आ जाएगा ई ए साइन थीटा। अब यहां पर ये प्लेन सरफेस ना भी होता, कुछ भी इरेगुलर शेप भी होती, तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता, थ्रू दिस सरफेस एरिया अगर पूछते तो क्या होता, ई इंटू ए प्रोजेक्टेड ही होता। इसकी प्रोजेक्शन तो अभी भी वही आएगी, ए साइन थीटा। ए प्रोजेक्शन क्या होगा, ए साइन थीटा। इसी तरह से मान लो कोन है, कोन दे रखा है, कोन में भी प्रोजेक्शन से बता सकते हैं। ये कोन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थ्रू दिस सरफेस एरिया पूछ लिया, ये पूरा, ये वाला भी और ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके चारों तरफ, 3D में देखो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ लिया, कैसे करेंगे, ये हाइट एच दे रखी थी, प्रोजेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, शेडो एरिया, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा। ये मान लो आर था रेडियस अगर इस सर्कुलर का बेस का, तो ये कितना हो गया, फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, ई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये हाइट एच है, तो हाफ बेस तो हो गया 2r और हाइट होगी h, तो ये आ गया थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस। फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस इज ई इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, ये वाला एरिया। अच्छा, तो इस तरह से हम इनको निकाल लेते हैं प्रोजेक्टेड एरिया करके। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे गॉस लॉ क्या होता है, और गॉस लॉ से कूलम्स लॉ को प्रूव करेंगे कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो।